हेलो, मैं विकास सर आप सभी का वेलकम करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड द्वारा लिया गया इंटरमीडिएट परीक्षा, जिसमें आज जो था केमिस्ट्री का एग्ज़ाम था। और इस एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा गया था, जिसका हम लोग सॉल्यूशन आज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और हमारे पास जो सेट है वो ई सेट है, सेट कोड जो है ई है। तो यहाँ पे सभी क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे और आप लोग हम लोग को निश्चित बताएंगे कि किस किस स्टूडेंट का कितना सही हुआ। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, पायरोलिग्नीसियस अम्ल में रहता है। तो ये जो अम्ल है, एसिड है, इस एसिड को हम लोग लकड़ी का सिरका भी कहते हैं या लकड़ी का एसिड भी कहा जाता है। तो इसमें जो है 10% एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या हो जाएगा? 10% एसिटिक अम्ल। पहला का सी नंबर हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारे पास दूसरा नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है और पूछा जा रहा है ये क्या है। तो NH2 है तो एमीन होगा। तो आप लोग को पढ़ाया गया था, जब हमारे पास एमीन होता है, NH2 रहता है तो प्राइमरी एमीन। इसके बाद NH जब रहता है तो सेकेंडरी, और जब N रहता है तो वो हमारा टर्शियरी एमीन होता है। तो यहाँ पे देखिए NH2 है तो यहाँ पे हमारा ये कौन सा एमीन हो जाएगा? प्राइमरी एमीन हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा का ए। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे पास तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है, जलीय घोल में निम्नलिखित में कौन सबसे प्रबल भस्म, सबसे सबल यानी प्रबल भस्म कौन सा है? तो यहाँ पे ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डायमिथाइल एमीन। ये जो होता है सबसे सबल भस्म है, डायमिथाइल एमीन। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। यहाँ पे C3H9 और N है और इस अनुसूत्र द्वारा किसको व्यक्त करना है? तो यहाँ पे C3H9 जो है, इसके द्वारा हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों एमिन को, यानी सभी को हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। देखिए कैसे व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं C3H9N है। तो यहाँ पे देखिए इसको जो है, ये हमारा हो गया प्राइमरी एमीन। यहाँ पे जो है प्राइमरी एमीन है। यहाँ पे 3 गो कार्बन हो गया, 1 2 3। और फिर हाइड्रोजन काउंट करेंगे, 3 2 5 2 7 और 2 9। तो कार्बन 3, हाइड्रोजन 9 और 1 नाइट्रोजन, ये हमारा प्राइमरी एमीन। फिर यहाँ पे सेकेंडरी एमीन देखिए, कार्बन का संख्या 1 2 और यहाँ पे 3, हाइड्रोजन का संख्या 3 1 4 2 6 और 3 9, और फिर यहाँ पे एक नाइट्रोजन। तो सेकेंडरी एमीन को भी हम लोग दर्शा दिए यहाँ पे। और फिर इसके बाद टर्शियरी एमीन, यहाँ पे भी देख लीजिए टर्शियरी एमीन। तो इस तरह से C3H9 और N के द्वारा जो है हम लोग सभी को दर्शा सकते हैं। आंसर क्या आ जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास 5वां क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला जा रहा है, किसको अवकृत करने से सेकेंडरी एमीन प्राप्त होता है? तो यहाँ पे कार्बिल एमीन, कार्बिल एमीन को अवकृत अगर करते हैं तो यहाँ से हमको सेकेंडरी एमीन प्राप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 6ठा नंबर। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला जा रहा है, गन्ने की चीनी के जल अपघटन से क्या मिलता है? तो गन्ना है, शुगर है, तो यहाँ पे गन्ना का चीनी का जल अपघटन करेंगे तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलेगा। यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजाइम है। इंजाइम क्या है? तो इंजाइम जान रहे हैं कि इंजाइम क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटीन होता है। तो इंजाइम क्या है? प्रोटीन है। 7वां का सी नंबर। फिर इसके बाद हमारे पास 8वां नंबर क्वेश्चन है, एसिटिलीन को तनु H2SO4 से HgSO4 की उपस्थिति में प्रवाहित किया जाता है तो जो यौगिक बनता है, तो यहाँ पे कौन सा यौगिक बनेगा? एसिटल डिहाइड बन जाएगा। तो यहाँ पे एसिटल डिहाइड, इसका हम अभिक्रिया आप लोग को दिखाते हैं। अब इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है।
यहाँ पे बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन ईस्टर का क्रियाशील मूलक है। तो ईस्टर का क्रियाशील मूलक, ईस्टर का क्या होता है COOR, यहाँ पे पढ़े थे ईस्टर का COOR। फिर इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन 13 नंबर। इसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित में किसके द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड में अंतर किया जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा जो है फॉर्मिक अम्ल और फॉर्मल्डिहाइड में अंतर किया जाता है। फिर इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। ये अभिक्रिया दिया हुआ है और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो इस अभिक्रिया को जो है हंस डीकर अभिक्रिया बोला जाता है। ये जो अभिक्रिया इसको बोला जाता है हंस डीकर अभिक्रिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा। तो अधिकतम हिमांक अवनमन यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे K2SO4 है। तो K2SO4 है तो यहाँ पे धनायन और ऋणायन में तो K2 है तो 2K प्लस और SO4 माइनस, यानी दो गो K प्लस हो गया और एगो जो है SO4 माइनस हो गया। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया 3। फिर NaCl जो है तो Na प्लस और Cl माइनस, तो यहाँ पे 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे अधिकतम पूछा जा रहा है। यूरिया और जान रहे कि ये सब जो है आयन में नहीं टूटता है। तो अधिकतम पूछा जा रहा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा K2SO4 हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला जा रहा है 1 फैराड बराबर होता है। तो ये जो है बहुतों बार जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। 1 फैराडे जो होता है 96,500 कूलम्ब के बराबर होता है, यानी डी नंबर हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारे पास 17 नंबर क्वेश्चन है। लेड संचय सेल को चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित में क्या होगा। जब यहाँ पे लेड संचय सेल को चार्ज करेंगे तो लेड इलेक्ट्रोड के ऊपर जो है ना लेड सल्फेट का परत जम जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा C। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला जा रहा है मानक इलेक्ट्रोड विभव जो 25 डिग्री C पर है। तो यहाँ पे 25 डिग्री C है, इस पर जो है हमको निकालना है विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल का मान निकालना है। तो विद्युत वाहक बल पढ़े हैं E0 सेल। E0 सेल जो है सेल के लिए क्या होता है E कैथोड माइनस E एनोड। तो यहाँ पे कैथोड में से एनोड को घटाना है। तो कैथोड यहाँ पे देख रहे हैं ये Ag जो है कैथोड का काम कर रहा है और Sn जो है एनोड का काम कर रहा है। तो Ag वाला में से Sn को घटाना है। तो Ag वाला देखिए Ag वाला कितना है 0.80 है, 0.80 है। यहाँ पे माइनस करना है Sn वाला माइनस करना है। तो Sn वाला कितना है माइनस है 0.14 है, 0.14 है। इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा जब इसको माइनस माइनस प्लस कर देंगे तो 0.94 आ जाएगा, यानी यहाँ पे 0.94 वोल्ट, यानी कितना नंबर आ जाएगा D नंबर। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल किस तरह का सेल है। तो ईंधन सेल में पढ़े थे आप लोग। ईंधन सेल में फ्यूल के रूप में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल भी कहा जाता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल यानी ये क्या हो जाएगा ईंधन सेल, जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल कहा जाता है इसको। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया की दर। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है तो इस रासायनिक अभिक्रिया का दर जो होता है वो समय के साथ घटने लगता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसका दर क्या आ जाएगा समय के साथ धीरे धीरे घटने लगेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है, यानी कौन नहीं है इसको कह रहा है खोजने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये जलासन अभिक्रिया है, ये तो प्रथम कोटि का है। ये हमारा जो दूसरा कोटि का अभिक्रिया हो गया, सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा। यहाँ पे हमको बोला जा रहा है कि प्रथम कोटि का नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा B नंबर हो जाएगा। ये जो है प्रथम कोटि नहीं है, बाद बाकी जो भी है सब प्रथम कोटि का अभिक्रिया है। यहाँ पे प्रथम कोटि का अभिक्रिया नहीं है तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा B नंबर। फिर इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर विटामिन C है। तो विटामिन C क्या है एस्कॉर्बिक अम्ल है, एस्कॉर्बिक अम्ल। फिर इसके बाद है किसमें कोबाल्ट उपस्थित रहता है। तो कोबाल्ट किसमें उपस्थित रहेगा यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। तो कोबाल्ट जो है विटामिन B12 किसमें कोबाल्ट उपस्थित है विटामिन B12 में क्या है कोबाल्ट रहता है।
फिर इसके बाद कौन योगशील बहुलक है? योगशील बहुलक हाई डेंसिटी पॉलीथीन, उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन जो है ये योगशील बहुलक है। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है F2C CF2 यानी टेट्राफ्लोरोइथीन, ये किसका एकलक है? तो ये जो टेफ्लॉन का CF2 जो होता है किसका एकलक है, किसका मोनोमर है? टेफ्लॉन का। फिर इसके बाद क्लोरोक्वीन एक दवा है, क्लोरोक्वीन है एक, तो क्लोरोक्वीन जो है एक दवा है और इसका उपयोग जो मलेरिया में किया जाता है। और ये क्लोरोक्वीन जो होता है कुनैन वृक्ष के छाल से प्राप्त होता है, तो मलेरिया में इसका उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको एंटी मलेरियल। तो हमारा 26 का क्या हो जाएगा? C नंबर हो जाएगा। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 27 नंबर है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है? तो पेंसिलिन जो होगा ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन गैमेक्सिन है? तो बेंजीन हेक्सा क्लोराइड जो होता है इसको हम लोग गैमेक्सिन के नाम से भी जानते हैं। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सभी लिगेंड होते हैं? तो लिगेंड का परिभाषा भी पढ़े थे, और लिगेंड जो होता है लुईस बेसेज होता है, यानी लेविस भस्म होता है। लिगेंड सभी क्या होते हैं? लेविस भस्म। 29 का क्या हो जाएगा? B नंबर। फिर इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय है? तो अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय ये सब आप लोग को बताया गया था, हाइब्रिडाइजेशन निकाल के बनाते हैं। तो यहाँ पे NiCl4 यहाँ पे ये जो होता है अनुचुंबक होता है, यहाँ पे इसको देख लेंगे पारामैग्नेटिक NiCl4, यहाँ पे 2 माइनस चार्ज है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 31, इसमें बोला जा रहा है किस जैव अणु का Mg एक प्रमुख घटक है? तो हीमोग्लोबिन जो होता है इसमें जो है Fe होता है, और क्लोरोफिल जो होता है यहाँ पे इसमें जो है Mg होता है, क्लोरोफिल जो है इसमें Mg। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? B नंबर हो जाएगा, क्लोरोफिल। फिर इसके बाद 32 नंबर है, यहाँ पे पूछा जा रहा है जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन का -2, तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन का -8 हो जाएगा, और यहाँ पे एक -1 पहले से है, तो यहाँ पे Mn का हम लोग देख रहे हैं कि +7 हो जाएगा। Mn का ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा? +7। और यहाँ पे जब Mn परमाणु संख्या जो होता है इसका 25 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब देखेंगे तो लास्ट में 4s2 3d क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 3d 5। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीकरण संख्या कितना है? 7, सातों इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग जान रहे कि पहले इलेक्ट्रॉन जो निकलता है ना S से, फिर इसका D से, तो सातों इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, तो कोई D इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं बचेगा, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा? A नंबर। 32 का क्या आ जाएगा? A नंबर। फिर इसका 33 नंबर है, कौन गलत है? गलत को कह रहा है यहाँ पे पहचानने के लिए। तो यहाँ पे NiCO4 जो है चतुष्फलकीय तो है, लेकिन ये अनुचुंबकीय नहीं होता है, अनुचुंबकीय नहीं होता है, इसको जो है डायमैग्नेटिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डायमैग्नेटिक। तो यहाँ पे ये क्या है? अनुचुंबक है, यानी पारामैग्नेटिक दिया हुआ है, लेकिन इसको होना क्या चाहिए? डायमैग्नेटिक। यानी हमारा A नंबर जो है वो क्या है? गलत है। गलत यहाँ पे क्या है? A नंबर, 33 का A। फिर इसका 34 नंबर हम लोग देखेंगे, कह रहा है किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक के रूप में होता है? तो CCl4 इसका उपयोग जो है अग्निशामक के रूप में होगा, यानी 34 नंबर का क्या आ जाएगा? A। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, मोनोहेलोजन व्युत्पन्न अल्कोहलिक KOH। देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे अल्कोहलिक KOH है, जिस समय अभिक्रिया सिखा रहे थे आप लोग को वहाँ पे बोला गया था कि अल्कोहलिक KOH रहेगा तो वहाँ पे एल्कीन प्राप्त होता है। अल्कोहलिक KOH में क्या होता है? एल्कीन प्राप्त हो जाएगा। तो 35 का क्या हो जाएगा? अब B नंबर हो जाएगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, सल्फाइड एस का सांद्रण। तो सल्फाइड एस का सांद्रण फेन प्लवन विधि हो जाएगा, फेन उत्प्लावन विधि। तो सल्फाइड एस का सांद्रण क्या हो जाएगा? फेन उत्प्लावन विधि। 36 का C। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन
यानी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस द्वारा नहीं होता है। तो Fe लोहा का विद्युत विच्छेदन जो है वो इलेक्ट्रोलाइसिस विद्युत विच्छेदन द्वारा इसका निष्कर्षण नहीं होता है। तो यानी 37 का क्या आ जाएगा, डी नंबर। इसके बाद 38 है, हूप की विधि के द्वारा किस धातु का शोधन होता है। तो हूप की विधि के द्वारा एल्यूमिनियम का शोधन होता है। तो 38 का क्या आ जाएगा, बी नंबर। फिर इसके बाद 39 है, कह रहा है सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है। तो सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन सा है, हीलियम, जिसका क्वथनांक सबसे कम है। तो यहाँ पे 39 का बी नंबर। फिर इसके बाद हम लोग चलते 40 नंबर पे। इसमें कह रहा है कौन सिर्फ एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है। तो एक ही ऑक्सी अम्ल बनाने वाला जो है F2, ये जो है ना केवल एक ही ऑक्सी अम्ल का निर्माण करता है। फिर इसके बाद S8, तो यहाँ पे पढ़े हैं जब भी कोई परमाणु अणु के रूप में है, यानी S8 है, P4 हो, Cl2 हो, O2 हो, कोई भी रहे तो उसका ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पे 41 का क्या आ जाएगा, डी। फिर इसके बाद 42 नंबर है, यहाँ पे कह रहा है कौन सबसे कम वाष्पशील, सबसे कम वाष्पशील जो है यहाँ पे H2O हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बंधन का निर्माण हो रहा है, बाकी किसी में भी हाइड्रोजन बंधन का निर्माण नहीं हो रहा है। तो 42 का क्या जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करता है, इसलिए सबसे कम वाष्पशील। फिर इसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला जा रहा है कौन जो है ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों के तरह व्यवहार करता है। तो SO2 ये जो है ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों के तरह काम करेगा। इसके बाद 44 है, कौन रंगीन यानी कलर्ड जो है कौन रंगीन है। तो यहाँ पे NO2 ब्राउन कलर का होता है, यहाँ पे NO2 क्या है, रंगीन है, कलर्ड है। अब इसके बाद 45 है, संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, डी ब्लॉक के तत्व को ही हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा, क्योंकि एस पे कभी कभी 0 या 1 या 2 ये भी हो सकता है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 45 का बी नंबर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, Mn की ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम, सबसे कम ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे बोला जा रहा है, Mn की ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम है। तो यहाँ पे देख रहे हैं SO4 जो होता है यहाँ पे -2 हो जाता है, इसके कारण यहाँ पे Mn पे कितना आ जाएगा, +2 हो जाएगा। Mn पे कितना आ जाएगा, +2 हो जाएगा। फिर यहाँ अगर हम लोग देखेंगे तो एक ऑक्सीजन पे -2 है, तो 2 ऑक्सीजन है तो -4, और यहाँ पे -4 के लिए Mn पे कितना रख देंगे, +4 रख देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे जो है एक ऑक्सीजन पे -2 है, तो 4 ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। और यहाँ पे Mn है, तो Mn जो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे देखिए Mn 3 गो है, तो 3x हो जाएगा। 3x बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे, -8, 3x इक्वल 8 हो जाएगा, दूसरे साइड जाएगा। तो यहाँ पे एक Mn का चाहिए, तो 8 बट्टा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब फिर अगला है यहाँ पे 7 है, तो 7 -14 हो जाएगा, -14 के लिए +14, और 2 है तो 2 जगह बांट देंगे तो +7 का हिस्सा होगा। तो यहाँ पे Mn का +7, यहाँ पे देख रहे हैं कि +4, यहाँ पे 3 दूना 6, 2 पॉइंट कुछ करके आएगा। तो सबसे कम पूछा जा रहा है, तो सबसे कम यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए नंबर, MnSO4 हो जाएगा हमारा सही आंसर। फिर इसके बाद 47 है, कौन एक्टिनॉइड नहीं है। तो टर्बियम जो है एक्टिनॉइड श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। फिर इसके बाद यहाँ पे कौन रंगहीन यानी कलरलेस। तो कलरलेस जान रहे हैं कि जिसका जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, वो हमारा रंगहीन यानी कलरलेस हो जाता है। यहाँ पे कॉपर 29 होता है, इसका जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो लास्ट में 4s1 हो जाता है और 3d10 हो जाता है। ये कॉपर जान रहे हैं अपवाद में है, क्रोमियम हो गया। फिर यहाँ पे कॉपर जो है अपवाद में है, ये आ जाएगा। +1 है तो पहले यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 10 हो जाएगा, रंगहीन यानी 48 का क्या जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 में कह रहा है कौन सा आयन प्रति चुंबकीय है।
तो प्रतिचुंबकीय स्कैंडियम Sc+3 जो है वो क्या है, प्रतिचुंबकीय है। फिर अगला है 50 नंबर क्वेश्चन, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेस जालकों की संख्या। ऐसे देखिएगा टोटल ब्रेवेस जालक की संख्या 14 होता है, लेकिन यहाँ पे हमको घनाकार पूछा है, क्यूबिक पूछा है। आप लोग को ट्रिक भी बताया गया था क्लास टीचर ऑफिस में हंसते रहती थी, ये ट्रिक करके बताया गया था। क्लास टीचर ऑफिस में हंसते रहती थी, जिसका नंबर था 3242 111। तो यहाँ पे हमको पहला ही पूछा जा रहा है, क्यूबिक पूछा जा रहा है, क्यूबिक क्रिस्टल। तो क्यूबिक क्रिस्टल के ब्रेवेस जालक की संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और डायरेक्ट अगर ब्रेवेस जालक की संख्या बोलता तो 14 बताते, लेकिन यहाँ पे घनाकार क्यूबिक बोला जा रहा है, इसलिए क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद 51 है, अष्टफलकी रिक्तिकी में निम्नलिखित में कितने गोलों से भरी होती है, 6 गोला से। तो 51 का क्या आ जाएगा, बी नंबर। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, किस प्रकार के दोष में क्रिस्टल के घनत्व, किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व कमी आती है। शॉर्ट की बताए थे, शॉर्ट की दोष जिसमें शॉर्ट कर जाता है, समान संख्या में धनायन तथा ऋणायन जालक बिंदु से गायब हो जाता है। शॉर्ट की यानी शॉर्ट कर जाना, क्रिस्टल के घनत्व क्या आ जाएगा, कमी आ जाएगा। इसके बाद 53 है, फेरो चुंबकीय पदार्थ है। यहाँ पे 53 क्वेश्चन फेरो चुंबकीय पदार्थ पूछा जा रहा है, तो NaCl हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए नंबर। फेरो चुंबकीय है, यही अगर फेरी चुंबकीय पूछ देता, फेरी मैग्नेटिक पूछ देता, तो यहाँ पे हमको Fe3O4 लगाते, लेकिन यहाँ पे क्या फेरो मैग्नेटिक, फेरो है इसलिए क्या आ जाएगा, NaCl हो जाएगा। इसके बाद है विलियन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण। अनुसंख्य गुणधर्म कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, क्वथनांक उन्नयन, ये हमारा क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। 54 का क्या गया, सी नंबर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 55 है, घोलक के 1 kg में उपस्थित मोललता पढ़े थे, प्रति केजी विलायक में उपस्थित मोल की संख्या। तो घोलक के 1 kg में उपस्थित घुल्य मोललता कहला जाएगा। 55 का क्या जाएगा, बी नंबर। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो एजियोट्रॉपिक मिश्रण, एजियोट्रॉपिक मिश्रण। 56 का ए। फिर इसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन है, वह विक्रमक जिसका उपयोग ब्यूटेन 1 ऑल से 1 ब्रोमो ब्यूटेन PBr3 अभिक्रिया आप लोग करते थे, PCl3 से अभिक्रिया कराते थे, तो यहाँ पे ब्रोमीन है तो PBr3 हो जाएगा। फिर इसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन यौगिक बनाता है, यानी ये अभिक्रिया जो करेगा C6H6 है, Cl2 के आधिक्य में अभिक्रिया करेगा, तो यहाँ पे हमारा बेंजीन हेक्साक्लोराइड बन जाएगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड बन जाएगा। बेंजीन में जितने भी कॉर्नर यानी कार्बन हैं सभी जगह एक एक Cl आके जुड़ जाएगा, तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड हो जाएगा। फिर इसके बाद 59 है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है। तो आयोडोफॉर्म परीक्षण जो है यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल, तो हमारा आंसर क्या जाए, बी नंबर। ये जो है आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है। फिर इसके बाद है 60 नंबर, किससे बड़े पैमाने पर मेथिल अल्कोहल बनाया जाता है। बड़े पैमाने पर बोला जा रहा है मेथिल अल्कोहल, तो मेथिल अल्कोहल बनाने के लिए हम लोग पायरोलिग्नीशियस अम्ल का भी उपयोग करते हैं, इससे भी बनता है। और मेथिल अल्कोहल बनाने के लिए मेथिल एमीन की अभिक्रिया HNO2 से करते हैं, तो इससे भी बनता है मेथिल अल्कोहल। लेकिन यहाँ पे कह रहा है बड़े पैमाने पे, तो हमारा आंसर ये ए नंबर ही रखते हैं। पायरोलिग्नीशियस अम्ल के द्वारा भी मेथिल अल्कोहल बनाया जाता है। यहाँ पे इससे भी बनता है, मेथिल एमीन की अभिक्रिया HNO2 से कराने पे भी मेथिल अल्कोहल बनता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको लेते हैं पायरोलिग्नीशियस अम्ल से, बड़े पैमाना है पायरोलिग्नीशियस अम्ल से मेथिल अल्कोहल बनाया जाता है। इसके बाद है 61 को नंबर है, यहाँ पे बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन क्रियाशील मूलक एल्कोहल, बहुत आसान है, एल्कोहल OH संकेत जान रहे हैं, OH
अब इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक अम्लीय है, इसमें सबसे ज्यादा अम्लीय कौन है? मेटाक्लोरोफिनॉल। मेटाक्लोरोफिनॉल जो है सबसे ज्यादा अम्लीय है। फिर इसके बाद है प्राइमरी है, प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से मिलता है, तो यहाँ पे एल्डिहाइड। प्राइमरी अल्कोहल का जब हम लोग उत्प्रेरक निर्जलीकरण करेंगे तो हम लोग क्या प्राप्त होगा? एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। 63 का क्या आ जाएगा? डी नंबर। इसके बाद फिर है 64 रासायनिक अभिक्रिया 2O3 3O2 निम्न में से है, तो यहाँ पे ये दिया हुआ ये हमारा तीव्र पद है और ये मंद पद है, तो इसके लिए बोला जा रहा है वेग समीकरण लिखने के लिए। इसका वेग समीकरण जो हो जाएगा रेट KO3 यहाँ पे 2 है, O2 यहाँ पे -1 है, यानी बी नंबर हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 65 अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणक का मान। ताप गुणक जो होता है अधिकांश अभिक्रिया के लिए 2 गुना और 3 गुना, 2 गुना या 3 गुना, तो यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ए नंबर, 2 और 3 हो जाएगा। 65 हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर, यहाँ पे बोला जा रहा है कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है? लायोफिलिक कोलाइड नहीं है, तो यहाँ पे कुहासा, ये जो है लायोफिलिक कोलाइड नहीं है। फिर इसके बाद है कोलाइडी कणों का आकार, तो यहाँ पे देखिए कोलाइडी कण का आकार जो है यहाँ पे हमको सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो यहाँ पे ए नंबर आ जाएगा। कोलाइडी कण का आकार सेंटीमीटर में 10 पे पावर -7 से 10 पे पावर -9 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद 68 है स्टार्च के जल अपघटन में, स्टार्च के जल अपघटन में किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? तो डायस्टेज। स्टार्च का जल अपघटन में इस डायस्टेज एंजाइम का उपयोग किया जाएगा। फिर इसके बाद है 69 क्वेश्चन रासायनिक अधिशोषण की दर। रासायनिक अधिशोषण का जो दर है दाब बढ़ने से बढ़ जाएगा, दाब को बढ़ाएंगे तो अधिशोषण का दर भी जो है वो बढ़ जाएगा। 69 का डी नंबर। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, लास्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, ये जो है बहुत बार पूछ भी चुका है, एल्यूमिनियम हो जाएगा यहाँ पे। पृथ्वी की परत में सबसे अधिक पर्याप्त मात्रा में पाया जाने वाला क्या? धातु। तो धातु के रूप में कौन है? एल्यूमिनियम। तो यहाँ तक आप लोग का क्वेश्चन हो गया। उम्मीद है कि सबका एग्जाम बेहतर जा रहा है और बेहतर भी गया है, आगे भी बेहतर जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।